साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक नया वीडियो लेके। आज के जो वीडियो में हम चर्चा करेंगे वह विषय है हमारा ज्यामितीय आकृतियाँ और उनसे संबंधित कुछ उदाहरण को लेके हम ज्यामितीय आकृतियों को समझेंगे। आज जिन हम आकृतियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह बोर्ड पे हमने उनको दर्शाया है। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब और त्रिभुज को। तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज को, यानी त्रिभुज क्या होता है और इन आकृतियों के क्षेत्रफल और इनका परिमाप कैसे निकलता है, आदि आदि फार्मूलों का निर्माण किस प्रकार से होता है, उन सब चीज़ों के बारे में आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे त्रिभुज को। जो त्रिभुज है इसमें हम क्षेत्रफल जो पढ़ेंगे तो वो किस किस तरीके से पढ़ेंगे, कौन कौन शर्तों के आधार पे पढ़ेंगे। तो पहला, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल एक तो निकल सकता है जब हमें किसी त्रिभुज का आधार पता हो और उसकी क्या पता हो, ऊंचाई पता हो। एक तो पहली शर्त हमारी ये रहेगी, इस विधि से हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और दूसरी अगर हम बात करें, हमें उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हों, तीनों भुजाएं पता हों। और तीसरी अवस्था में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं यदि यहाँ पे ए बी सी तीन भुजाएं हैं, आगे हम अभी समझेंगे इनके लिए। और तीसरी अवस्था में हम समझ सकते हैं अगर हमें त्रिभुज के निर्देशांक पता है तो निर्देशांकों के आधार पर भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक और अवस्था हो सकती है जब हमें त्रिभुज का कोई कोण पता हो। बेसिकली ये समबाहु त्रिभुज में लगाएंगे हम, ये समबाहु के लिए रहेगा। अभी हम इनके प्रकार पढ़ेंगे। तो आज हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे और जितना हो सकता है आज के वीडियो में हम उनको समझेंगे। और यदि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो हम इसके दो पार्ट कर देंगे, सेकंड पार्ट में बचे हुए सेक्शंस को समझेंगे। तो आज हम जो समझने वाले हैं वह पहले त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के किस तरीके से हम क्षेत्रफल निकालेंगे या फिर फार्मूला का निर्माण करेंगे, ये सब समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज एक आकृति बना लेते हैं जिसे हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो एक त्रिभुज की अगर हम परिभाषा के तौर पे लिखें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। या फिर एक ऐसी आकृति जिसके अंदर तीन कोण होते हैं तब वह त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का नाम हम रख लेते हैं ए बी सी, ऐसे नाम रख लिया हमने। इसका कोण ये ए हो जाएगा, ये वाला कोण बी कहलाएगा और ये वाला कोण सी कहलाएगा। तो त्रिभुज के जो कोण होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण अगर हम जोड़ दें तो वो कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी त्रिभुज के पहला कोण, दूसरा कोण और तीनों कोण मिलके आपस में कितने हो जाते हैं, 180 हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगर इसकी भुजाओं को समझें कि त्रिभुज की कौन सी भुजा ए कहलाएगी, जैसे कि अभी हम इसमें बात करने वाले हैं कौन सी भुजा ए कहलाएगी, कौन सी बी, कौन सी सी कहलाती है। तो इसके लिए आपको समझना होगा जो ए बिंदु होता है उसके ठीक सामने की भुजा ए कहलाती है। ऐसी इसी प्रकार जो बी बिंदु होता है इसके ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है, बी कहलाती है। और इसके सी के सामने की भुजा क्या कहलाती है, सी कहलाती है। तो इस प्रकार त्रिभुज की तीन भुजाएं हो सकती हैं। बात आती है निर्देशांक की। तो जब हम अभी क्षेत्रफल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा निर्देशांक के बारे में हमें इसको बताना पड़ेगा, तब हम इसको ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो हमने त्रिभुज को समझ लिया। एक टर्म आएगा आपके लिए अभी इसमें, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, अच्छा परिमाप त्रिभुज का निकालें या फिर किसी का भी निकालें तो इसके लिए आपको सिर्फ छोटी सी बात पे ध्यान देना है। परिमाप क्या होता है, जैसे आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, तो बोर्ड में क्या है, इस कोने से प्रारंभ करें और ऐसे चल के जाएं उस कोने तक, फिर वहाँ उस कोने तक, वहाँ तक और वापस इस कोने तक। यानी किसी आकृति में हम क्या होते हैं, एक कोने से स्टार्ट करके पूरी आकृति को घूम के फिर से वहीं पे आ जाएं तो वह उसकी परिमाप कहलाती है। तो त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज की परिमाप किस तरीके से निकालेंगे, अगर हम ए से शुरू करेंगे तो ए से बी तक जाएंगे, बी से सी तक, सी से फिर ए तक आ जाएंगे और इसकी परिमाप हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम किसी भी आकृति की परिमाप को निकाल सकते हैं। तो ये एक टर्म आएगा। तो परिमाप जिस बिंदु से हमने प्रारंभ किया है पूरी आकृति के परितः यानी चारों तरफ घूम के उसी बिंदु पर फिर से पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये परिमाप हो गई।
इसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं कि त्रिभुज जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी इसके हमें टाइप पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी इनके त्रिभुज के प्रकार हमें पढ़ना है। तो त्रिभुज के प्रकार पढ़ते हैं। त्रिभुज अगर हम देखें तो पहला त्रिभुज अगर हमारा कहलाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहेंगे इसके लिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। जैसे हम इस त्रिभुज को बना लें, यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं PQR, तो इसकी जो ये वाली भुजा है उतनी ये होगी, उतनी ये होगी, इस तरीके से। किसी भुजा का नाम अगर हम A रख दिया तो सभी भुजाएं इसकी A कहलाएंगी, इस तरीके से सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं जो PQ है हमारा, PQ है वो QR के बराबर होगा, और PR ये सभी आपस में क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। और समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण P बराबर होगा कोण Q के, बराबर होगा कोण R के। इस तरीके से सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और अभी हम इस त्रिभुज के जब क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि जो समबाहु त्रिभुज का के बारे में जो कोण निकलेगा तो कोण के आधार पे भी हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को समझ लेते हैं और इनके सभी प्रकार पहले समझ लेते हैं और फिर सबके क्षेत्रफल समझ लेते हैं। तो अब अगर हम दूसरा टाइप देखें समबाहु त्रिभुज के अलावा, जैसे ये समबाहु त्रिभुज हमारा पहला टाइप हो गया, तो दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के नाम में स्पष्ट है कि दो भुजाएं समान होंगी। तो हम देख लेते हैं, ये हमारा एक त्रिभुज है, तो इसकी दो भुजाओं को हमने बराबर कर दिया, तीसरी भुजा को अलग कर दिया। तो यानी ये हमारा एक A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये एक C बिंदु है। तो इस तरीके से ये कोई अलग भुजा है, ये दोनों आपस में कैसी हैं? बराबर है। तो इसका रूल क्या बन जाएगा? यानी बन जाएगा AB इक्वल टू किसके हो जाएगा? ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, यानी AB इक्वल टू AC हो जाएगा। और जो BC जो है वो इनके बराबर नहीं होगी, जो BC है वो इनके बराबर नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज, इसके दो कोण बराबर होंगे, भुजाओं के ठीक सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। इसके सामने ये कोण आया B और इसके सामने ये कोण आया C, तो इसमें कोण B जो होगा वो कोण C के बराबर होगा। ठीक है। अंतिम होता है वह होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो ये हमारा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती। चित्रात्मक रूप से अगर हम समझेंगे तो ये हमारा ABC त्रिभुज है, तो इसकी जो भुजा ये है वो इसके बराबर नहीं होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं होगी, अर्थात कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। कह सकते हैं कि जो AB है वो BC के बराबर नहीं होगी और जो BC है वो CA के बराबर नहीं होगी। इसी प्रकार कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होगा, यानी जो ABC हैं वो आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमारे 3 प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। अब हम त्रिभुजों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। तो त्रिभुज से संबंधित जो क्षेत्रफल होते हैं, सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। एक आकृति को बना लेते हैं, आयत को। आयत हमें क्षेत्रफल निकालने में यानी जो फार्मूला बनाने में हमें बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम आयत की एक आकृति को बना लेते हैं। एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वह आयत कहलाता है। तो इसका नाम तो हो जाएगा आयत। नाम भी अगर कुछ रखना चाहे तो ऐसे नाम रख सकते हैं। हम क्या बताना चाह रहे हैं? इसके क्षेत्रफल का फार्मूला बताना चाह रहे हैं। तो कैसे बनेगा इसका फार्मूला? देखिए, जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालें, तो एक बेसिक फार्मूला लगता है जिसका नाम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लगता है। इसके भी ओरिजिन अभी बताएंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये कैसे आया? तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो लंबाई है ये इसको लंबाई कहेंगे और इसको चौड़ाई कह देते हैं, इतना जानते हैं।
और लंबाई है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि ये ज़मीन पर रखा हुआ तो ये आधार बन जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा तो ये ऊंचाई बन जाएगी। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं आधार गुणा ऊंचाई। तो हमारा यही बेस सूत्र होता है, लंबाई चौड़ाई सूत्र नहीं होता, यानी ये हमारा क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आधार गुणा ऊंचाई। देखिए लंबाई हमारी आधार है और चौड़ाई क्या है, ऊंचाई। तो आधार गुणा ऊंचाई को आपको याद रखना है हर समय, और ये लंबाई चौड़ाई तो आपस में बदलती रहती है। आधार गुणा ऊंचाई आपको हमेशा याद रखना है, इससे ही बनता है किसी का भी क्षेत्रफल। तो इसका अगर हम एक विकर्ण ले लें, डी से बी, हमने इसको काट दिया, कट कर दिया, तो कट करने के बाद इसके दो हिस्से हो जाएंगे। पहला हिस्सा ये हो जाएगा और दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा। तो पहले हिस्से को अगर हम बात करें और दूसरे हिस्से की बात करें, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, इससे ये स्पष्ट दिखेगा। ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा और ये हमारा पहला हिस्सा हो जाएगा। तो पहला हिस्सा क्या कहलाएगा, एक त्रिभुज कहलाएगा। और इस त्रिभुज में आपको ध्यान देना है कि ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। और पहले इसका क्षेत्रफल क्या था, जब ये पूर्ण आकृति हुआ करती थी तो इसका पूरा क्षेत्रफल हुआ करता था आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। लेकिन जब ये त्रिभुज बन गया तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए वही सूत्र बता रहे हैं ये कैसे बना है। तो जब ये पूरा आयत था तब इसका क्षेत्रफल था आधार गुणा ऊंचाई। ये रूल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, आपको ध्यान रखना है। और जब हमारा ये त्रिभुज बन गया, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो आधा हिस्सा यह है, आधा हिस्सा यह है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस प्रकार से हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आता है ऊंचाई का। अब यह कब लगता है, यह सदैव तब लगेगा जब हमें किसी त्रिभुज का आधार पता हो। आधार पता होना चाहिए इसमें, और क्या पता होनी चाहिए, उसमें ऊंचाई पता होनी चाहिए। और ऊंचाई सदैव लंबवत रहती है, इतना आपको पता होना चाहिए। जो ऊंचाई होती है वो सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। जैसे हमारा ये आधार होता है, इसको कोई भी चीज़ ज़मीन पर रखी तो उसका आधार कहलाएगा। और अगर हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो इस तरीके से ऊंचाई आधार से सदैव कैसी रहती है, लंबवत रहती है। ये है हमारी ऊंचाई। तो अब हमारा त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। बस असरते आपको शर्त क्या है, आधार पता होना चाहिए और इनकी ऊंचाई पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये आधार और ऊंचाई ये किस प्रकार से निकलती हैं, किस कंडीशन से निकलती हैं, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने त्रिभुज का जो प्रकार होता है वो समझ लिया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं जब हमें आधार और ऊंचाई पता थी वो हमने इसमें समझ लिया था। इसके बाद अब हम ऐसा मान लेते हैं कि त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वह हमें ज्ञात हों, तब हम उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। और अभी जो समबाहु त्रिभुज है उसका डायरेक्ट एक फार्मूला हो सकता है, वो कैसे आता है देखिए। जैसे एक फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा की घात 2, ये फार्मूला होता है। ये कैसे आता है इसके बारे में हम अभी समझते हैं। तो समबाहु त्रिभुज आप देख लीजिए क्या होता है। हमारा ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा A है, ये वाली भुजा A है, और ये सभी भुजाएं आपस में A हैं। तो अगर हम इस पे लंब डालेंगे, यहाँ पे लंब डालेंगे, तो ये लंब चूँकि समबाहु त्रिभुज है इसीलिए इसको 2 बराबर हिस्सों में विभाजित भी कर देगा। ये लंब हमारा माध्यिका भी कहलाएगा। ये दोनों शब्द आपको पता होंगे, बस मैं आपको एक बार केवल आपकी जानकारी के लिए, रिमाइंड कराने के लिए मैं बोल देता हूँ ऐसा। आपके पास कोई भी त्रिभुज है, और मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बराबर हैं, इनकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा। बट यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डाला लंब, ये लंब डाला, तो लंब सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये आपका जो लंब है परपेंडिकुलर है, वह सदैव समकोण बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। आपको ये है 2 हिस्सों में बराबर करेगा, ऐसा कहना
संभव नहीं है। और यहाँ पे मैंने डाली एक माध्यिका यानी मीडियन डाली, ये आपकी माध्यिका है यानी मीडियन बोलते हैं इसको। तो माध्यिका को हमने जब डाला तो इसकी गारंटी है कि यह 2 हिस्सों में बराबर करेगी, लेकिन यह गारंटी बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे ये 90 बनाएगी। ठीक है, हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ये माध्यिका भी होती है और ये लंब भी होता है, वह होता है समबाहु त्रिभुज। अर्थात इसकी सभी भुजाएं समान होने के कारण यही माध्यिका भी कहलाती है, माध्यिका भी हो जाती है, और यही आपका क्या हो जाता है, लंब भी कहलाता है। वैसे ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। देखिए, लंब क्या करता है, वो 90 डिग्री बनाता है, लेकिन आप कहो कि ये दोनों बराबर कर दे तो ऐसा हम नहीं कह सकते, बिल्कुल बराबर नहीं करेगा। माध्यिका क्या करती है, 2 हिस्सों में बराबर कर देगी, लेकिन लंब बनाएगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो हमने माध्यिका और लंब के बारे में ये बातें बेसिक सी सीख ली। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने अभी एक समबाहु त्रिभुज लिया है और इसमें यही माध्यिका और यही लंब हम समझ चुके हैं, इतना हमने समझ लिया था। तो इसके बाद हम इसका फार्मूला किस प्रकार से बनाएं, तो आपको एक रूल पता है, पाइथागोरस प्रमेय पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय की पहले एक कंडीशन आपको समझ लेनी होगी। वो कंडीशन क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय तब लगाई जाती है जब जो आपका त्रिभुज है उसमें 90 डिग्री यानी समकोण बनना चाहिए तब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। और ये कब लगाई जाती है, इसमें 90 डिग्री यानी समकोण बनना चाहिए। ये किस त्रिभुज में लगाई जाती है वो आपको ध्यान में रखना है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक समकोण बने। तो समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। जिस पे ये त्रिभुज मान लो रखा हुआ है तो उसको हम आधार कह देंगे, और जो शेष भुजा है वह हमारी लंब यानी ऊंचाई को ही हमने अभी लंब माना था, अभी हम सीखे हैं इसको। तो इस प्रकार से हमारी ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई। अब इसी के आधार पे हम इसको लेके चलेंगे। तो देखिए, अगर यह पूरी भुजा ए है तो इतनी भुजा क्या कहलाएगी, जो इतनी भुजा है वो कहलाएगी a/2, आधी हो जाएगी। और ये है a और ये हमको लंब निकालना है, यही तो निकालना है ऊंचाई। जो ऊंचाई तो नहीं पता है तो हम इसको निकाल लेंगे। तो हमको क्या पता है, इसी हिसाब से लगा देंगे कि ये कर्ण है, यानी AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा A और इसका नाम रख लेंगे D, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ये क्या है, ये लिखा हुआ है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके हमने लिखा हुआ है। चेक कर लीजिए, AC हमारा कर्ण है क्योंकि 90 है, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, जो खड़ी भुजा लंब और पड़ी भुजा आधार होती है। तो इसी प्रकार से ये लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो ये हमें AD नहीं पता है तो AC पता है। AC का मान रखिए, AC का मान है A का स्क्वायर, AD नहीं पता है तो AD स्क्वायर रहेगा, और आधार है DC का स्क्वायर। DC कितना है, A/2 का स्क्वायर। तो A स्क्वायर रहेगा, AD का स्क्वायर AD का स्क्वायर रहेगा, A²/4 हो जाएगा। इसको इधर ले आइए तो AD स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, और A² - A²/4 यहाँ मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 4A² हो जाएगा माइनस 1A² हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 4 यानी, और ये हो जाएगा AD का स्क्वायर। बता दो कितना बचेगा, 3A²/4 और AD स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम कभी भी स्क्वायर हटाते हैं तो वह रूट बन जाता है, यानी यहाँ पे ये रूट बन जाएगा और रूट में आ जाएगा 3A²/4। रूट से जो स्क्वायर होता है वो बाहर निकल जाता है, तो ये स्क्वायर यहाँ से बाहर निकल जाएगा A, और यहाँ से देखिए 4 बाहर निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और रूट में बचेगा केवल 3। तो AD निकल आया आपका, AD आ गया, ये आ गया AD। AD ही क्या है, AD हमारा है लंब, ये हमारा लंब है, और लंब को ही हम क्या कहते हैं, लंब को ही हम कहते हैं ऊंचाई। अभी हमने सीखा है ऊंचाई ही सदैव क्या होती है, लंब होती है। अब देखिए ये फार्मूला कैसे बना। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, अभी हमने क्या सीखा था, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। कहाँ से, आयत वाले रूल से हमने सीखा था, आयत से, क्योंकि पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई।
तो एक त्रिभुज क्या बन जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई मान रख दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए, क्या बनेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 रहेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज हमारा कौन सा है, त्रिभुज हमारा पूरा ए बी और सी है। तो आधार कितना रहेगा, आधार रहेगा ए। अच्छा, ये जो आधार अभी लिया था आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये जो आधार है वो हमने सिर्फ ऊंचाई निकालने के लिए प्रयोग किया था, इतने त्रिभुज के लिए, यानी त्रिभुज ए डी सी के लिए। अगर हम ध्यान से देंगे तो ये किस में लिया था, त्रिभुज ए डी सी से हमने इसको सॉल्व किया है, ये जो डेटा निकाला है। लेकिन अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का नाम भी रख लेते हैं। तो त्रिभुज हमें ए बी सी का क्षेत्रफल चाहिए भाई। तो इसी आधार पे 1/2 आधार कितना रहेगा, आधार पूरा रहेगा ए बी सी का कितना ए, तो आधार रहेगा ए। और ऊंचाई अभी हमने निकाली है, ऊंचाई है a/2 तो देखिए ए का क्या हो जाएगा a², 2 का कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा √3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/4 इंटू a²। और a ही क्या है हमारी भुजा, तो √3/4 इंटू भुजा की घात 2। इस प्रकार से हमारे किसी भी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा की घात 2 होता है। इसको हमने वेरीफाई कर लिया। इसी तरीके से हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई फार्मूला लगा के उसका कर सकते हैं। ये आधार और ऊंचाई का कॉन्सेप्ट वर्ग, आयत और ये समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, हम इन सभी में इसी तरीके से सीखेंगे। आधार गुणा ऊंचाई मात्र एक जो फार्मूला है वह सभी में उसी तरीके से काम करेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हम आज इसके सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। हो सकता है त्रिभुज ही आज हो पाए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट डे हम आगे के जो टॉपिक हैं इनको करेंगे। फिलहाल इतना हमें सब सीखना है। इसके बाद त्रिभुज को लेके चलते हैं। तो त्रिभुज में हम अब दूसरा पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज की जब हमें भुजाएं ज्ञात हों। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र, उसका निगमन कैसे करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, उसको सीखा। अब हम सीखेंगे समबाहु जो कोई भी त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज ले लेते हैं और इसका नाम ए बी सी रख लेते हैं ऐसे। तो ए के सामने की भुजा है वो ए कहलाएगी और बी के सामने की भुजा बी कहलाती है और सी के सामने की भुजा सी कहलाती है। इतना हम जानते हैं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बताएं, तब हम इनका क्षेत्रफल किस रूल से लगाएंगे। इसमें हीरोज फार्मूला, इसको हीरोन का सूत्र कहते हैं। इसका सूत्र होता क्या है, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो सूत्र बनेगा √S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, ये सूत्र होता है। और जिस सूत्र में S क्या है, तो S होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हमारा S होता है। S कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले हम किसी त्रिभुज की परिमाप को निकाल लेते हैं, अर्ध परिमाप अपने आप निकल आएगी। तो देखिए परिमाप क्या है, परिमाप देखिए किसी भी त्रिभुज को हम किसी एक बिंदु से चलना शुरू कर देते हैं और उसके पूरा घूम के वापस लौट आते हैं, वो परिमाप बन जाती है। परिमाप को हम कहते हैं 2S, तो बन जाएगी A + B + C। इसी तरीके से अगर हम S निकालेंगे तो S कितना हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा A + B + C/2। बस ये मान उठा के S का जो भी मान निकल के आएगा वो यहाँ रखते जाएंगे और इस तरीके से हमें क्षेत्रफल किसी का भी निकल जाएगा। तो एग्जाम्पल अगर हम इसका लेंगे तो कोई भी भुजा मान लेते हैं। मान लीजिए इस भुजा को हमने मान लिया 5, इसको 12, इसको 13, ऐसे कोई भी हमने भुजाएं मान ली। त्रिभुज की 3 भुजाएं ज्ञात कर ली। तो कैसे लगाएंगे इसको, तो इसमें एक ए भुजा हो जाएगी कितनी 5, कोई भी ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बी आपकी कितनी हो जाएगी 12 और सी कितनी हो जाएगी 13। ए बी सी आपकी 3 भुजाएं आपको पता चल गई, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है अर्ध परिमाप, जो कि हम कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप। इसको हम क्या कहते हैं S, तो निकालते हैं A + B + C/2। तो 5 + 12 + 13 और इसको जोड़ेंगे तो 12 × 5 = 17, 17 × 13 30 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15।
तो अर्ध परिमाप यानी एस का जो मान आ गया वो 15 आ गया। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी यहाँ पे लगा देते हैं। मान रख दीजिए 15, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13 मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 का 15 रहने दीजिए, 5 जाएंगे तो 10 बचेगा, 12 जाएंगे तो 3 बचेगा और 13 जाएंगे तो बचेगा 2। तो सबके फैक्टर कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए। 15 के टुकड़े होते हैं 3 पंजे, 10 के होते हैं 2 पंजे और 3 का 3, 2 का 2। अगर हम देखें तो देखिए ये वाला जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया और 3 3 का जोड़ा बन गया, यानी सभी के जोड़े बन गए। तो 2 निकाला गया बाहर, 5 निकाला गया और 3 और 2 पंजे 10 दिए 30। इसका हो जाएगा वर्ग इकाई, इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। तो अभी हमने सीखा कि किसी त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं ज्ञात होती हैं तो हम हीरोज़ फार्मूला लगा के हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें पता है किसी त्रिभुज के निर्देशांकों के बारे में जानकारी, यहाँ पे कोई निर्देशांक पता है, तो निर्देशांकों के बारे में हमको क्या पता है, कोई जानकारी है, कोई जानकारी है। तो निर्देशांकों के बारे में हम जानते हैं कुछ। निर्देशांक एक्चुअली होते क्या है, देखिए निर्देशांक को समझते हैं। कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स। तो किसी भी त्रिभुज के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक हमें निकालने हैं। कोई भी बिंदु होता है तो बिंदु किसी अक्ष पर, जैसे हमारी अक्ष की बात हो रही है, बिंदु का निर्धारण अक्षों के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्स अक्ष कहलाता है और ये वाई अक्ष कहलाता है। एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर चलने के लिए हमको एक निर्धारित स्थान चाहिए होगा। हम यहाँ पे खड़े होते हैं, इसको कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं इसको। तो मूल बिंदु भी बनता है हमारा निर्देशांक के द्वारा, और निर्देशांक किसी भी के कितने होते हैं, एक्स कामा वाई होते हैं। मैंने सीधे सीधे यहाँ पे एक्स वाई पहले नहीं लिखा था क्योंकि आपको बताना था कि जो भी निर्देशांक बनता है, निर्देशांक क्या होता है, एक प्रकार का कोई बिंदु होता है जो कि मैं यहाँ दर्शा चुका हूँ। और बिंदु जो होता है वह किससे बनता है, वो बनता है एक्स कामा वाई से। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। क्योंकि मूल बिंदु से ना हम एक्स पर बिल्कुल चले हैं ना वाई पे चले हैं, इसलिए हमारा जो एक्स और वाई होगा वो कितना हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं, हम जहाँ पे खड़े होते हैं यहाँ से चलना शुरू करते हैं, या तो हम इधर जा सकते हैं, या तो इधर जाएंगे, या इधर जाएंगे, या इधर जाएंगे। 4 स्थितियों में हम जा सकते हैं। तो पहले किधर जाएंगे वो हमें समझना है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें एक्स को चलना होता है। एक्स क्या होता है, एक्स होता है हम किस पे चलेंगे, एक्स अक्ष पर चली दूरी, और हम इसका नाम रखते हैं भुज। जो एक्स अक्ष पर दूरी चलते हैं उसको हम भुज कहते हैं। ऐसे ही एक होता है कोटि, तो कोटि को हम कहते हैं वाई। और ये क्या होता है, इसी प्रकार वाई अक्ष पर चलेगी दूरी। अगर हम वाई अक्ष पर जितना चलेंगे वो हमारा कोटि कहलाएगा। तो देखिए अब एक्स अक्ष का जो इधर वाली साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, वो धनात्मक होती है, लेफ्ट साइड हो जाती है वो ऋणात्मक। ये भी एक्स अक्ष है पूरा, और ये वाई अक्ष है। इसी तरीके से ये हमारी धनात्मक है, पॉजिटिव, और ये हमारा नेगेटिव है। तो ये कोई भी निर्देशांक बनता है एक्स कामा वाई, और हम इसको या करके कह सकते हैं भुज कामा कोटि। तो अब हम कोई बिंदु चलना चाहते हैं, किसी बिंदु पे पहुंचना चाहते हैं, तो एक्स अक्ष पर हम मान लीजिए 2 वैल्यू चल गए, यहाँ से यहाँ तक 2 चल गए, यहाँ से यहाँ तक 3 चल गए। तो देखिए एक्स पे कितना चले हैं 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना चले हैं 3। तो 2 इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2,3, क्योंकि पहले भुज आता है फिर बाद में कोटि आता है। तो पहले भुज फिर कोटि, रूल यही याद रखना है, पहले भुज फिर कोटि। तो इसी तरीके से इसके हमें निर्देशांक बताएं। मान लीजिए इसके निर्देशांक x1, y1 है, इसके हैं निर्देशांक x2, y2, अलग अलग होंगे। इसके निर्देशांक हैं x3, y3। तो जब किसी त्रिभुज के निर्देशांक पता हो तब हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो आपको ध्यान रखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है जब हमें क्या पता हो, उसके निर्देशांक पता हो।
तो सूत्र बन जाता है 1/2, फिर आप रख दीजिए x1, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर लिख दीजिए x2, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर लिख दीजिए x3, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए और फाइनल ब्रैकेट ऐसे बंद कर देंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब x1, x2, x3 हमने रख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें रखना है यहाँ पे वैल्यू y से, y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई, ऐसे रख देंगे। यहाँ 1 हो गया तो यहाँ रखेंगे 2, फिर यहाँ रखेंगे 3, यहाँ 2 हो गया, 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 1, यहाँ पे 3 हो गया, 3 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आएगा 2। और देखिए हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला रेडी हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इसके द्वारा आप कर सकते हैं। क्या किया था हमने, 1/2 ब्रैकेट लगाई, x1, x2, x3, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर y से y घटा के हमने कई बार लिख दिया और यहाँ 1 से शुरुआत हुई थी तो अगला 2, 3 आएगा, 2 हो गया था, 2 के बाद 3 आता है, 3, 1। इसको सर्कल के रूप में लिख सकते हैं, इसका नाम 1, इसका नाम 2 और इसका नाम 3। तो देखिए 1 आ गया तो क्या आएगा 2, 3 आएगा, फिर कौन आ गया 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 1, 2, 3, 1, फिर कौन आ गया 3, 3 आ गया तो उसके बाद 1, 2। इस तरीके से हमने इस फार्मूले को रेडी कर लिया। अब ये फार्मूला हम कब लगाते हैं, हमने अभी सीखा कि जब हम त्रिभुज के किसी निर्देशांक के बारे में जानकारी रखते हो तब हम इस फार्मूले को लगाएंगे। चलिए इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल जिसमें इसके निर्देशांक 2, 3 है, इसके 5, 7 हैं, इसके 8, 9। इस तरीके से हमने कोई निर्देशांक रख लिए। इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है, त्रिभुज का नाम, और ये हमारे क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी फार्मूला पता ही है, जब हमें निर्देशांक पता है तब हम सूत्र कौन सा लगाते हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ये वाला सूत्र लगेगा, 1/2 x1 by2 माइनस y3 x2 by3 माइनस y1 x3 by1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद, ये लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए देखिए हमको x1 by1 और x2 by2 आदि चाहिए। ध्यान दीजिए A के निर्देशांक, B के निर्देशांक, C के निर्देशांक बताएं, तो लिख लीजिए A के निर्देशांक जो पता है वो क्या है, वो है 2, 3, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं x1 बराबर 2, y1 बराबर 3। ये x1 y1 होता है। इसी तरीके से B के निर्देशांक हम देख लेंगे कितने हैं। B के निर्देशांक 5, 7 है, तो 5, 7, x1 y1, फिर क्या होगा x2 y2, तो x2 5, y2 7। C के निर्देशांक वो है 8, 9 और ये हो जाएंगे x3 बराबर 8, y3 बराबर 9। अब हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 by2 माइनस y3 x2 by3 माइनस y1 x3 by1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद, वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 5, x3 की वैल्यू है 8। अब y2 माइनस y3, y2 ये है, y3 ये है, 7 माइनस 9, y3 माइनस y1, y3 ये है 9 माइनस y1 कितना है 3, 8 और ये y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 7, 1/2 ऐसे ही रहेगा। 2 7 में 7 से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे -2 और 9 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे कितने 6 और 3 माइनस 7 इसका मतलब होता है -4। तो ये हो जाएगा 1/2 -4 हो जाएगा। 2 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 आ जाएगा। 5 और 6 की तो 30 आ जाएगा और 8 चौके 32, माइनस बाहर निकलेगा तो इस चिन्ह को उल्टा कर देगा यानी हो जाएगा 32 और 1/2 32 और 4 36, माइनस का ये भी और 36 में से 30 जाएंगे तो बचेंगे -6। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा -3 वर्ग इकाई और क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता
तो हम इसको लिख देंगे सीधे सीधे 3 वर्ग इकाई। इस प्रकार से हमारा किसी भी त्रिभुज के निर्देशांक जब हमें पता होते हैं तब हम उसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो आज हमने जो सेशन में सीखा वह ट्रायंगल्स को कर पाए हैं। तो त्रिभुज के बाद अब हम वर्ग, आयत और समचतुर्भुज को इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक चैनल से जुड़े रहिए और इसी प्रकार समर्थन करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।